Hello everyone, welcome back to the channel. So this is your educator पलक अग्रवाल. I hope आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड आपका अभी तक जो भी एग्जाम्स हो गए हैं, प्लीज ये मत सोचिए कि वो एग्जाम्स कैसे गए हैं, कि हमने वहां पे क्या गलती कर दी. अगर कुछ सोचना ही है तो बस ये ध्यान में रखिए कि जो गलती आप कर चुके हैं उसको रिपीट ना करें. तो एज लाइक मोस्ट ऑफ द बच्चों का नेक्स्ट एग्जाम ज्योग्राफी है एंड ज्योग्राफी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जहाँ पे बच्चों को बहुत डर लगता है, क्योंकि सिलेबस उसका इतना ज्यादा वास्ट है, इतने सारे फैक्ट्स है याद करने को, लाइक नंबर ऑफ मैप्स है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और इतना ज्यादा कंटेंट एंड टाइम हमारे पास बहुत ही कम है. तो दिस वीडियो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, मतलब जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लाइक दिस वीडियो इज फॉर ऑल. पर ये वीडियो स्पेशली उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जिन्होंने ज्योग्राफी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है. लाइक अगर आप बस इस वीडियो को देख के चले जाओ एंड यू विल बी इजीली स्कोरिंग अबाउट 90% इन ज्योग्राफी. आई कैन गारंटी यू. एंड आप लोगों ने जो पहले मेरी वीडियोस देख चुके हैं, लाइक इससे जस्ट पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड करी थी. इन वन ऑफ द वीडियो वाज स्ट्रेटेजी ऑफ ज्योग्राफी एंड द अदर वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. उन दोनों वीडियो के बाद अगर आप ये तीसरी वीडियो, लाइक आप इन तीनों वीडियोस को देख लेते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता ज्योग्राफी में आउट ऑफ 70 में से 70 लाने से. तो इस वीडियो में मैंने लाइक द क्रक्स, पूरी दोनों बुक का क्रक्स डिस्कस करा है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक 1 मार्कर, 2 मार्कर, मैप्स, केस स्टडी सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो इसीलिए लाइक हमारी स्ट्रेटेजी होगी पूरी 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने के लिए और इसमें हमको कोई भी नहीं रोक सकता है. तो हमको क्या करना है, इससे पहले वाली दोनों वीडियोस देख लेनी है और एक ये वाली वीडियो देख लेनी है. और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखा करो. कुछ लोग पीडीएफ वगैरह मांगते हैं, प्लीज उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मैं वीडियो को बना रही होती हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन में 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकती हूँ. तो आप प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करो और वीडियो को लास्ट तक देखा करो, बिकॉज हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में मैं इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ. तो अगर आप मिस कर देंगे, अगर आप उसे स्किप करके देखेंगे, so let's start this video. So before doing that, let me introduce myself. So this is your educator and CUET and boards mentor Palak Agrawal. So currently I am pursuing BA Honours from Political Science Hindu College, Delhi University. I was AIR 1 in the CUET examination where I have scored 100 percentile in 6 subjects. Also in the class 12th boards, I have scored 99%. So just a second. So here is my mark sheet of class 12th, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को ज्योग्राफी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं. सो आई एम द राइट पर्सन टू गाइड यू हाउ यू कैन ऑल्सो स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन ज्योग्राफी. ऑल्सो ये मेरा सीयूईटी का स्कोर कार्ड है, जहां पर भी मेरे को 200 आउट ऑफ 200 मिले हैं ज्योग्राफी में. सो पहले की दोनों वीडियोस देख लीजिए एंड नाउ गेट स्टार्ट टू दिस वीडियो, जहां पे हम पूरा क्रक्स डिस्कस करने वाले हैं दोनों बुक्स का. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो चैप्टर, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर है. एक मिनट. हाँ, ये चैप्टर 1 है वर्ल्ड वाली बुक का. पहले हम वर्ल्ड के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंडिया वाले के. तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर है. सबसे पहले चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी है. तो सबसे पहले तुम इसकी ये डेफिनेशन याद कर लो. ये डेफिनेशन तुम याद कर लो. ह्यूमन ज्योग्राफी इज द, देखो इसमें 3 कीवर्ड्स है. सिंथेटिक, एक है सिंथेटिक स्टडी और किस सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, किसके बीच का रिलेशनशिप, ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस. ह्यूमन ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट स्टडिंग 2 थिंग्स. इसमें हम क्या करते हैं, हम एक रिलेशन पढ़ते हैं. ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशन पढ़ते हैं. किन दोनों के बीच में, ह्यूमंस के बीच में एंड अर्थ के बीच में. तो और इसका नाम याद कर लो, रेडजल. तो रेडजल में क्या पढ़ना है, रेडजल की ह्यूमन ज्योग्राफी क्या डेफिनेशन है, एक सिंथेटिक स्टडी है. किसकी सिंथेटिक स्टडी है, रिलेशनशिप का ह्यूमंस के और अर्थ सरफेस का. तो ये हो गया. और यहीं से एक 1 मार्कर आ जाएगा कि सिंथेसिस की, जो सिंथेसिस वाला है ये किसने अपनी डेफिनेशन में दिया हुआ है. तो इसका आंसर है रेडजिल. तो ये तुम्हारा 1 मार्कर हो गया. और इस डेफिनेशन को तुम किस में यूज कर सकते हो, अपने लॉन्ग और शॉर्ट में यूज कर सकते हो. तो तुम्हारे नंबर आराम से बढ़ जाएंगे. जब तुम यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि रेडजिल ने डेफिनेशन दी है सिंथेसिस वाली, तो तुमको आराम से नंबर मिल जाएंगे लॉन्ग में और शॉर्ट में. ठीक है. और ये आगे ह्यूमन सोसाइटी. अब इसमें एक और डेफिनेशन याद कर लो, एलएनसी सैंपल की. क्या है, चेंजिंग रिलेशनशिप है किन दोनों के बीच में. ये टर्म्स पता होने चाहिए, इससे एक फिल इन द ब्लैंक आता है. फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू में आ सकता है, सीयूईटी में मुझसे पूछा गया था. तो अनरेस्टिंग क्या है, मैन है.
मैन, अनरेस्टिंग है मैन, और अनस्टेबल क्या है, अर्थ। अर्थ स्टेबल नहीं होती, घूमती रहती है या कुछ भी हो सकता है, तो अनस्टेबल क्या है, अर्थ है, और अनरेस्टिंग क्या है, मैन है। उनका रिलेशनशिप कैसा है, चेंजिंग। चेंजिंग। मैं इतने डिटेल में पढ़ा रही हूँ ना ताकि तुमको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुमने बस इस वीडियो को देख लिया है और इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो उसको देख लिया है। ठीक है, तो हमें ये याद हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी में सिंथेसिस का हो गया और ये चेंजिंग रिलेशनशिप का हो गया, और इसमें इसका एलएनसी सेपल का क्या का इसमें डायनामिज्म। ठीक है, हो गया तुम्हें ये याद, यहाँ से तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, अब ये आगे हमारा दूसरा टॉपिक, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पहला होता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जी तुम्हें पता है, नेचुरल ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, पॉसिबिलिज्म, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, और उसका तुम्हें पढ़ना है तीसरा न्यू डिटर्मिनिज्म। न्यू डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो ये अब तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, इसको किसने दिया है, ग्रिफिथ टेलर ने। तुमको पता, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो ग्रिफिथ टेलर का नाम, न्यू डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो, इसे क्या बोलते हैं, मध्यम मार्ग बोलते हैं, ये पढ़ना है। और फिर तुम्हें ये पढ़ना उन्हें ट्रैफिक लाइट से करा हुआ है, ये ट्रैफिक लाइट से करा हुआ है, इतना पता होना चाहिए बस। इतना हो गया, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब और फर्स्ट चैप्टर में एक ही टेबल ये और इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सबसे पहले तो इसे याद करो, अर्ली कॉलोनियल पीरियड, अर्ली है तो ये एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, अर्ली से हो गया एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, और फिर लेटर से हो गया रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस तो दो हो गए कॉलोनियल के, तो इसका हो गया ईआर, एक्सप्लोरेशन और रीजनल एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद 1930s, 50s, 70s और 90s। तो देखो 20-20 साल का अंतर है, इन दोनों में 20 का, इन दोनों में 20 का, और इन दोनों में 20 का। ठीक है, अब जो 1930s वाला है उसमें एरियल डिफरेंशिएशन है, 30s में एरियल, तो 3A ऐसे याद रखो, 3A 30s में एरियल, 30s में एरियल। उसके बाद 50s में क्या है, स्पेशल, तो ये 5S, 5S, ये 5 और S सेम सेम होते हैं तो ऐसे हो गया 5S। 50s में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। 70s में क्या है, स्कूल्स है, 70s में तीनों स्कूल्स है, 70s में क्या है, तीनों स्कूल्स है, और 90s में पोस्ट मॉडर्निज्म है, 90s में पोस्ट मॉडर्निज्म। ऐसे याद करो, कोल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, तो पोस्ट कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन थी उस तरीके से, तो यहाँ पे हो गया पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये हो गई 2 मिनट में तुम्हारी टेबल याद हो गई। पहले ER हो गया कॉलोनियल में, एक्सप्लोरेशन और रीजनल, और ये 3 हो गया 30s में एरियल, 50 और 5S हो गया 50s में स्पेशल, और फिर 70s में स्कूल, SS 70s में स्कूल, और 9 में कोल्ड वार, 90 में कोल्ड वार, पोस्ट मॉडर्निज्म वाला। ठीक है, हो गई टेबल यार, तुम्हारा 2-3 मिनट के अंदर फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, पूरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बता दिए, इसमें फर्स्ट 1 मार्कर, 2 मार्कर और सारे लॉन्ग आंसर सारे मैंने बता दिए। तुम बस इतना कर लो और तुम्हारा सारा हो जाएगा, और ऐसे ही इस पूरी वीडियो में हम सारे चैप्टर ऐसे ही डिकोड करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टू द लास्ट ऑफ द वीडियो, जहां पे हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर 2 है, जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन लॉन्ग में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इसके आने की, लॉन्ग में बहुत हाई, जहां तक आएगा ही आएगा। तो ये फैक्टर जो पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, 3 फैक्टर है, एक तो ज्योग्राफिकल यहाँ पे हो गया, दूसरा हो गया इकोनॉमिक हो गया तुम्हारा, एंड तीसरा तुम्हारा हो गया ह्यूमन, सोशल फैक्टर्स भी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। इकोनॉमिक में तुम्हारा हो गया अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मिनरल्स, ये 3 हो गए। ज्योग्राफिकल में तुम्हारा क्या हो गया, ज्योग्राफिकल में तुम्हारा वाटर हो गया, सॉइल हो गया और लैंडस्केप हो गया, और एक और था क्लाइमेट। हाँ, वाटर, सॉइल, लैंडस्केप और क्लाइमेट, और इकोनॉमिक के 3 हो गए, और ह्यूमन के सोशल हो गया। और तुम्हारा ये लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से पक्के हो गए। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब ये नेक्स्ट टॉपिक, ये ग्रोथ रेट पता होनी चाहिए। ग्रोथ रेट, जब रेट की बात आ रही है तो मतलब परसेंटेज में हो रहा है। नेचुरल की ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये MCQ में आ जाता है। नेचुरल मतलब बर्थ माइनस डेथ, और जब एक्चुअल कर रहे हैं तब उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इन माइग्रेशन और माइनस आउट माइग्रेशन का भी आ जाएगा। पॉजिटिव मतलब बर्थ रेट इज मोर, पॉजिटिव मतलब बर्थ रेट इज मोर, और नेगेटिव मतलब बर्थ रेट इज लेस देन डेथ रेट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा क्लियर। अब उसका ये थर्ड में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बर्थ रेट भी यहाँ पर
फर्स्ट स्टेज में क्या बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट कम हो रहा है लेकिन स्लो स्पीड से कम हो रहा है, तो डेथ रेट जल्दी कम हो रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से ये आ गया, ये डायग्राम याद होना चाहिए। और बर्थ रेट ऐसे धीरे 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 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि सेकंड स्टेज में सबसे ज्यादा एक्चुअल इंक्रीज है, एक्चुअल इंक्रीज सबसे ज्यादा कहां पर है, सेकंड स्टेज में। ये तुम्हारा हो गया सेकंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिंग एक्चुअल इंक्रीज कब से कहां पे सबसे ज्यादा है, सेकंड स्टेज में। और तुम्हें इन कंट्रीज के पता होने चाहिए कौन सी कंट्री किस स्टेज में, एग्जाम ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और सबसे लो फ्लक्चुएटिंग यहाँ पे थर्ड में है और हाई फ्लक्चुएटिंग फर्स्ट में, तो ये टर्म्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। एंड ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं फोर्थ चैप्टर पे, थर्ड चैप्टर रिलेटेड है। देख रहे हो हम कितनी आसानी से चैप्टर को कंप्लीट करते जा रहे हैं, 2 से 3 मिनट में हम पर चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर देना, ठीक है। अब उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, अब यहाँ पे 4 पिलर्स, ये 4 पिलर्स के नाम पता होने चाहिए। इस पे लॉन्ग आंसर आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है, नहीं आएगा ही, एक ना एक आंसर तो जरूर आएगा इसमें। इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट, ये चारों तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद इनकम अप्रोच, और यहाँ पे चारों अप्रोचेस पता होनी चाहिए। इनकम अप्रोच, इसमें क्या पता होना चाहिए, एक मिनट, इनकम में क्या पता होना चाहिए, ओल्डेस्ट है, ठीक है, और इनकम से डिपेंड होती है ऑलवेज ऑब्वियसली। फिर वेलफेयर में तुम्हें क्या पता होना चाहिए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, ठीक है। एंड बेसिक नीड्स में पता होना चाहिए, किसने दी है, ILO ने दी है। और कितनी बेसिक नीड्स है, 6 बेसिक नीड्स है। और कैपेबिलिटी अप्रोच में तुम्हें पता होना चाहिए, अमर्त्य सेन ने दी है। और कौन कौन सी 3 चीजें हैं, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो ऐसे ही चारों तुम्हें 2 मिनट में याद हो जाएंगी, क्योंकि जो जो मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए बस उनको याद कर लो, बाकी अपने मन से बना के लिख देते हैं, ठीक है। और जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हमें हाईलाइट कर देना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 5 आ गया हम पे, चैप्टर 5। इसमें ये पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक एक तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का है, लाइक कौन से ग्रासलैंड कहाँ पर हैं। तो अमेरिकन में प्रेरीज है, ठीक है, कैनेडियो अमेरिकन पंपस अर्जेंटीना में है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में वेल्स है, ऑस्ट्रेलियन में डाउन्स है, ऑस्ट्रेलिया नीचे आ जाता है, और कैंटरबरी प्लेन्स है न्यूजीलैंड में। तो ऐसे ही लग दो, यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका आता है तो वहाँ पे आ गई प्रेरीज, और यहाँ पे ब्राजील और अर्जेंटीना होते हैं, वहाँ पे आ गए पंपास, ठीक है। और यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका होता है वहाँ पे आ गया वेल्स, ठीक है। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया नीचे आता है उसमें हो गया डाउन्स, और जो न्यूजीलैंड है उसमें हो गया कैंटरबरी प्लेन्स, ठीक है, हो गया तुम्हारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पता होना चाहिए। एंड कलेक्टिव फार्मिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका दूसरा नाम क्या है, कॉलकस, और कहाँ पे प्रैक्टिस होती थी, सोवियत यूनियन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज इनफ, ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। एंड नाउ वी हैव इंडस्ट्रीज, इसमें फुटलूज इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3 मार्कर आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, 3 मार्कर, और इवन MCQ में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इसमें पता होना चाहिए, एक तो ये नॉट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, ये MCQ में आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये वेट लूजिंग से अलग होती हैं, ठीक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक मटेरियल, ठीक है। और ये क्या होती है, ये इनके फीचर्स होने, स्मॉल क्वांटिटी, ये पता होना चाहिए, और स्मॉल लेबर फोर्स, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये रोड नेटवर्क वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेंगे कि किस में रोड नेटवर्क इंपॉर्टेंट होता है, तो फुटलूज इंडस्ट्रीज में, ओके। एंड देन वी हैव यहाँ पे, ये टेबल याद कर लो, इससे आपने आप सारे आंसर्स बन जाएंगे। तो इसमें साइज पे 3 हो गई, कॉटेज, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। इसमें तुम्हारा एक आंसर अपने आप बन जाएगा, क्योंकि खुद से डिफाइन कर सकते हो तुम, ठीक है। ये रॉ मटेरियल्स वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आउटपुट पे बेसिक और कंज्यूमर पता होना चाहिए, बेसिक आयरन स्टील और कंज्यूमर। ओनरशिप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, पब्लिक केवल सिर्फ गवर्नमेंट, प्राइवेट सिर्फ प्राइवेट, और ज्वाइंट में पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओनरशिप वाला, ओके। एंड देन वी हैव ए कंसेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इससे तुम्हारा शॉर्ट 3 मार्क और 5 मार्क का दोनों आ सकते हैं। और तुम्हें ये पता होना चाहिए, प्रोफेशनल को व्हाइट कॉलर बोलते हैं, प्रोफेशनल को व्हाइट कॉलर बोलते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके ये फीचर्स पता होने चाहिए। एंड इसका एक एग्जाम्पल, ये सिलिकॉन वैली, ठीक है, ये पता होना चाहिए। हो गया, इतना पूरा हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।
इसका यहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्लाइमेट, टूरिस्ट अट्रैक्शन के ये फीचर्स पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री एंड आर्ट, एक बार बस इनके फीचर्स के ये टर्म्स याद कर लो, आंसर तुम अपने आप डिफाइन करके लिख लोगे, ठीक है। तो ये टर्म्स पता होने चाहिए एंड ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। बहुत से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, पर ये मैचिंग वगैरह में एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, तो इस तरीके से याद करेंगे। हॉर्स क्या, ऐसे आती है, हॉर्स का टर्म होता है ड्रॉट, हॉर्स ड्रॉट। और डॉग्स और रिएंडर नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, डॉग्स और रिएंडर नॉर्थ अमेरिका। रिएंडर वो होता है जो सेंटा क्लॉज इस पर आते थे ना, तो वो रिएंडर भी आते थे। तो सेंटा क्लॉज का कंसेप्ट कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरोप में। तो रिएंडर इस तरीके से हो गया। ये म्यूल्स, एम से क्या कर लेंगे याद, माउंटेन्स, इस तरीके से याद कराते हैं। ये ट्रिक्स तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये ट्रिक्स मैंने खुद बनाई हुई है और बहुत ईजी है याद करने के लिए। मुझे इसी तरीके से चीजें याद होती थी। तो म्यूल्स का हो गया माउंटेन्स, म्यूल्स का हो गया माउंटेन्स। और ये अगेन सी फॉर सी, कैमल्स का हो गया कारवान, और बुलक्स का कार्ट हो गया, ठीक है। तो हॉर्स का हो गया ड्रॉट, डॉग्स का हो गया नॉर्थ अमेरिका, म्यूल माउंटेन एम एम, कैमल का कारवान सी सी, बुलक का कार्ट, बुलक तो कार्ट में होती है तो बुलक कार्ट, ठीक है। एंड देन ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। ये केस स्टडी में आएगा, पक्का ये केस स्टडी में आएगा, या तो ये वाला या फिर कैनेडियन रेलवे वाला, पक्का केस स्टडी में आएगा। तो इसके पॉइंट पता होने, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक, ठीक है। और इसकी लेंथ भी पता कर लेना, लेंथ याद कर लेना इसकी कितनी लेंथ होती है, ठीक है। एंड इसकी ये सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो कैस्पियन सी है ये इंपॉर्टेंट है, ओके। देन वी हैव दिस, ये कौन सा है, सिडनी, वैनक्यूवर, ये हमारा कनेडियन वाला आ गया। कैनेडियन और साइबेरियन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबेरियन कौन सी कंट्री में, रशिया में है। तो इसका ये वैनक्यूवर पॉइंट एंड इसका ये वाला पॉइंट, एक हेलीफैक्स, वैनक्यूवर और हेलीफैक्स। तो ये दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। और इसका ओशियन पता होना चाहिए, कौन सा ओशियन है, तो इसका ओशियन है पैसिफिक ओशियन। इतना हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद ये सुएज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सुएज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दोनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे ये पोर्ट साइड, ऊपर पोर्ट साइड है एंड नीचे सुएज है, पोर्ट साइड और सुएज है। और यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कौन सी सी है, मेडिटेरियन सी पे है ये। और यहाँ पे कौन सी कंट्री पे, इजिप्ट पे है, तो इजिप्ट की कैपिटल कायरो। तो इतना पता होना चाहिए, ओके। एंड देन वी हैव इज टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, एक मिनट, टाइप्स ऑफ पोर्ट्स में ये दोनों पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल। तो पोर्ट जो स्पेशलाइज्ड होती है बल्क का, ऐसे अब इंडस्ट्रियल बल्क के लिए, इंडस्ट्रियल बल्क के लिए, और कमर्शियल हो गया जनरल कार्गो के लिए, कमर्शियल हो गया जनरल कार्गो के लिए, इंडस्ट्रियल हो गया बल्क के लिए। मैं इतनी छोटी वीडियोस बनाती हूँ, उस इतनी 10 से 15 मिनट की वीडियो में तुम्हें पूरा डाटा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत किया करो और उसे पूरा देखा करो, क्योंकि हर एक सेकंड में इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। देन वी हैव दिस नेक्स्ट चैप्टर। अब यहाँ से हमारी इंडिया वाली बुक स्टार्ट हो जाती है, अब यहाँ से हमारी इंडिया वाली बुक स्टार्ट हो जाती है एंड दिस इज फर्स्ट चैप्टर। तो उसमें ये बच्चे बहुत अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब तुमसे सिर्फ फर्स्ट पॉपुलेशन पूछा जा रहा है, जब फर्स्ट आ रहा है तो 1872, जब फर्स्ट 1872, और जब कंप्लीट पूछा जा रहा है तो 1881। फर्स्ट पूछा जा रहा है तो 1872 और कंप्लीट पूछा जा रहा है तब 1881, कंप्लीट 1881, ठीक है, हो गया तुम्हारा। एंड देन यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देखो जब मैं बताती हूँ फिजियोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल, तो यहाँ पे टोटल की बात हो रही है, और यहाँ पे नेट कल्टीवेट, पहले देखो ऐसे याद करते हैं, एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो सिर्फ एग्रीकल्चर पॉपुलेशन आ गई, ठीक है। अब एग्रीकल्चर पॉपुलेशन जब मतलब एग्रीकल्चर खेती करने वाले लोग, तो उन्हें किस चीज से फर्क पड़ेगा कि कितना एरिया कल्टीवेट किया जा सकता है, कल्टीवेबल किया जा सकता है, फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी है ताकि उनकी इनकम बढ़ सके, तो इसीलिए कल्टीवेबल लेंगे। और फिजियोलॉजिकल मतलब यहाँ पे टोटल लोग आ रहे हैं, तो उन्हें कल्टीवेटेड एरिया से मतलब फर्क पड़ता है कि अभी कितना उगाया जा रहा है, तो उस हिसाब से उन्हें खाना मिलेगा, ठीक है। हो गया यार तुम्हें, ऐसे पता है तुम्हें किसी ने नहीं समझाया होगा, बस सबने रटने को कह दिया होगा, लेकिन मैं जो खुद रटती रही हूँ तो तुम्हें भी नहीं कह सकती हूँ रटने के लिए, तो इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे लॉजिक से समझा दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 2 और 3 तो डिलीटेड है। चैप्टर 4 जो ह्यूमन सेटलमेंट वाला चैप्टर है, तो इसके जो 4 टाइप्स है ये पता होने चाहिए, और इनके जो दूसरे दूसरे नाम है ये भी याद होने चाहिए। क्लस्टर का एग्लोमेरेटेड या न्यूक्लिएटेड, सेमी क्लस्टर का फ्रेगमेंटेड, डिस्पर्स का आइसोलेटेड।
तो ये चारों तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। सेमी क्लस्टर में जैसे राजस्थान वगैरह है, हेमलेटेड में छत्तीसगढ़ वगैरह है, डिस्पर्स में नागालैंड वगैरह है, और नागालैंड हो या फिर हिली एरियाज वगैरह है, क्लस्टर्ड में नॉर्थ के एरियाज है, मतलब इस तरीके से पता होने चाहिए, ठीक है। एंड अब हम आ जाते हैं चैप्टर 5 पर। लैंड रिसोर्स वाला चैप्टर है, ये पता होने चाहिए। मैंने पूरी टेबल नहीं चिपका दी, जो इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए। जो कल्ट्रेबल है उसमें कितना एरिया है, 5 साल का। जो करेंट फैलो है तो ये लेस देन 1 है, तो इसे लिख दो लेस देन 1 है। कल्ट्रेबल है 5 साल का, ठीक है। और जो फैलो अदर देन फैलो है तो ये लेस देन मोर देन 1 विच इज लेफ्ट, मोर देन 1 पर लेस देन 5। तो मोर देन 1 ऐसे लिख देंगे, मोर देन 1 पर लेस देन 5, मोर देन 1 पर लेस देन 5, इस तरीके से। नेट सोन एरिया जो फिजिकल एक्सटेंट, इसका टर्म पता होना चाहिए। फिजिकल एक्सटेंट वाले में क्या आएगा, नेट एरिया सोन, ठीक है। ये कितना एरिया उगाया जाता है, ठीक है। हो गया तुम्हें ये याद। अभी चैप्टर 6 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान का ईयर पता होना चाहिए 2015-16, ये क्वेश्चन मेरे में आया था, ठीक है। जल क्रांति अभियान का ईयर पता होना चाहिए। और एक इसमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि हम क्या इंश्योर करें, वाटर सिक्योरिटी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें तुम्हें 2 चीजें पता होनी चाहिए इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल क्रांति अभियान 2015-16 हो गया, ठीक है, ईयर पता होना चाहिए। और क्या इंश्योर करें, वाटर सिक्योरिटी थ्रू पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। हो गया ये कंप्लीट। एंड हम आ जाते हैं चैप्टर 7 पे, मिनरल्स वाले चैप्टर पे, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले ये टेबल याद होनी चाहिए, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में 2 हो गए, फेरस आयरन वाले, नॉन फेरस बिना आयरन वाले, ठीक है। ये फ्यूल हो गया और इन अदर नॉन मेटेलिक हो गया, ठीक है। ये एक तरीके से ऑर्गेनिक होते हैं और ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। हो गया ये। अब तुम्हें ये न्यूक्लियर वाले में क्या क्या क्वेश्चंस पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर वाले में तुम्हें सबसे पहले कौन सा होना है, यूरेनियम का जरूरत है और थोरियम की जरूरत है। 2 मिनरल्स की जरूरत होती है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, ठीक है। अब तुम्हें थोरियम में ये पता होना चाहिए कि कौन, ये थोरियम के में तुम्हें मोनाजाइट का नाम पता होना चाहिए। थोरियम मोनाजाइट का नाम पता होना चाहिए। और फिर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बना था, 1948 में। ये सीधे क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। एटॉमिक एनर्जी क्वेश्चन का पता होना चाहिए 1948 में, और एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ट्रॉम में 1954 में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इतना, ठीक है। अब हम आए थे इंदिरा गांधी कनाल पे, जो सस्टेनेबल प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर है। सबसे पहले होना चाहिए कि इसको किसने कंसीव करा था, गवर्नर सेन ने करा 1940 में। बना कब था, 1958 में, ठीक है। इसकी ऑरिजिन पता होनी चाहिए, ऑरिजिन कहाँ पे है, हरिके बैराज में। इतना हो गया। अब हमें तुम्हें पता होना चाहिए इसमें इसका टोटल एरिया कितना है, 19.63 लाख। 19.63 लाख इतना पता होना चाहिए एरिया कितना है। और जो इसका स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो डिवीजन है इसका भी पता होना चाहिए, 5.53 और 14.10 लाख हेक्टेयर। ये हो गया, इतना पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोंकण रेलवे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली बना है, तो इसमें पता होना चाहिए 1998 में बना है। और इसकी लेंथ तुम अगर नहीं याद रखोगे तो कोई बात नहीं। स्टेट पता होनी चाहिए, महाराष्ट्र और कर्नाटका। कौन से स्टेट को कनेक्ट कर रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है। देखो हमने पूरे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर इस पूरी वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इन क्वेश्चन से बाहर में आए। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है, स्किप कर करके देखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वीडियो को पूरा जाके देखो। तुमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन मिस करोगे तुम, और फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। फिर मुझसे मत कहना कि दीदी आपने बताया नहीं था, क्योंकि मैंने इस वीडियो में और जो इससे पहले वाली वीडियो जो रिलीज करी थी उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जो भी एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब कोई चांस नहीं रह जाता कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन ना आए और तुम्हारा नंबर कट जाए। तो अगर गलती अब सिर्फ तुम्हारी होगी कि अगर तुमने इस वीडियो को और इससे जो दोनों पहले वाली वीडियोज है ज्योग्राफी के लिए मैंने बनाई, स्पेशली तुम्हारे कहने पे, कि अगर तुमने उन वीडियोस को ढंग से नहीं देखा है, पता है तुम बस इन 3 वीडियोस को देख लो और तुम्हारे ज्योग्राफी में 70 में से 70 आराम से आ जाएंगे। आई कैन रियली गारंटी यू। बस यही शर्त है कि तुमको वीडियो को ध्यान से सुनना है और एक एक चीज को अच्छे से समझना है और अपनी बुक में मार्क करते चलना है। बस इन 3 वीडियोस को देख लो, बार बार देखते जाओ, तुमको इतनी सारी चीजें साथ में याद हो जाएंगी। एक यही फायदा है, यही प्लस पॉइंट है मेरे साथ पढ़ने का, कि तुमको चीजें साथ में याद होती जाएंगी, क्योंकि मैं इस तरीके से समझाती हूँ कि ताकि तुमको दोबारा और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है, ठीक है। और ये हमने से स्ट्रेटेजी
शायद ना तुम लोगों ने मिस कर दी होगी, स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस करी थी जो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है, वहां पे जहां तक बहुत से बच्चों ने लास्ट तक देखी नहीं होगी, तो वहां पे मैंने पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करी कि तुमको किस किस क्वेश्चन को कितना कितना टाइम देना है। तो अगर तुमने वो नहीं देखा है तो प्लीज उसे दोबारा से जाकर देखो, ठीक है। सो हियर कम्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज कॉमेंट बता देना, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट, एंड प्लीज ऑल्सो लेट मी नो फॉर फर्दर न्यू वीडियोज कि कौन से टॉपिक्स पे तुमको या फिर कहाँ पे तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो वहां पे उस पर वीडियोज मैं बना देती हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज टेल मी द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो और द एनीथिंग इफ आई कैन इम्प्रूव इन दिस वीडियो। मेरी वॉइस क्वालिटी, मेरी वीडियो अगर कुछ इम्प्रूव होने की हो तो प्लीज मुझे बता देना। आई विल रियली वर्क अपॉन इट। आई एम रियली वेटिंग फॉर योर फीडबैक एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल so it gives me a motivation to improve on my content, to give more videos. It really matters me a lot जब तुम सब्सक्राइब करते हो चैनल को, वीडियो को शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो पे कमेंट्स करते हो. It really fills my heart with lot of happiness. I'm asking just one thing in return, just have me a little sincere gratitude by subscribing this channel and sharing this video with your friends. And also please वीडियो को पूरा देखा करो क्योंकि मैं मैं बार बार नहीं कह सकती. It will really make a difference only if you see the video to the entire end, because I can say that मेरा हर एक सेक्शन फ्रूटफुल होता है. मैं वीडियो पता है चाहती हूँ बनाना, बड़ी बनाऊं ताकि तुम्हें और मदद कर सकूं, बट मुझे पता है तुम लोग देखते ही नहीं हो. मैं अपना एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखती हूँ 2 मिनट 3 मिनट बस, इतना ही होता है. तुम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो देखने में, तो फिर मैं वीडियो बनाना ही बंद कर देती हूँ. यार ऐसे थोड़ी होता है. सो हियर कम्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. If you want to score 100 out of 100 in geography, please see this video along with the other 2 videos that I have uploaded before. So on this point, this is your educator Palak Agrawal signing off. टाइम नहीं बचा है, पूरी जोर लगा दो ताकि 1% का भी रिग्रेट न रह जाए. थैंक यू.